हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के अंतर्गत जो आने वाला एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं और हमेशा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो है बुद्धि, इंटेलिजेंस से संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी में, उस सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो सीटेट के 14 दिसंबर में जो होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सीडीपी जो है, अगर आप सीटेट जो है अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके नोट्स आप बना देखिए, मैं आपसे शुरुआत से कहता हूं कि सीटेट के एग्जाम अगर आप अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। तो नोट्स, वन लाइनर नोट्स बनाइए, हर पेपर को सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस नए मिलते हैं तो उसको नोट कर लीजिए, उसको जो है वन लाइनर टाइप की लाइन में नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप उसको रीड कर लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का, मात्र केवल 10 लाइक्स का टारगेट है, क्योंकि लाइक्स से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। हम डेली आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट के संबंध में सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप वो हमारे सारे वीडियोस अगर देख लेते हैं तो आपके किसी भी एंगल से जो है 130 प्लस से कम मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जो भी पेपर कराता हूँ उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए सीडीपी में। तो वो 30 क्वेश्चंस जो है सारे सिलेबस में, जितना भी सीडीपी में टॉपिक्स है, जितना जो सिलेबस में दिया गया है, उन सभी को जो है एक एक दो दो क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने का प्रयास करता हूं। तो इस तरीके से मेरा पेपर होता है, तो वो आपको जो है एक बेहतर जो है पढ़ाई में जो है सब कुछ कवर करा देगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस, और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको जो है कोई कमेंट्स करना हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको अब तक मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए, बुद्धि क्या है ये तो सभी को पता है। जो आपकी गणनाएं और क्षमताओं को जो है प्रदर्शित करने की एक क्षमता होती है, उसी को बुद्धि कहते हैं। तो देखिए, आइए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, आगे जाकर के आपको क्वेश्चंस बहुत हार्ड मिलने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चंस देखना जरूरी है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण क्या है, क्या नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए, जो लंबे निबंधों को जो है जल्दी रटने की क्षमता, तो यहाँ पे मैंने तो पहले ही बहुत बार आपसे ये इस तरीके के क्वेश्चन कहा है कि परिभाषा याद करना, रटना, है ना, इस तरीके की जो अगर शब्दावलियों का यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि ये पढ़ाई के लक्षण नहीं है, ये किसी भी तरीके से इसको जो है शब्द को बिल्कुल निगेटिव टर्म में रखिएगा। ठीक है, बाकी प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना। तो अगर प्रवाहपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, उचित तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, सामने वाला आपकी बातों को समझ पा रहा है, तो वो मतलब आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण माने जाते हैं। जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, मूर्त हो और अमूर्त दोनों रूप हो। देखिए, अमूर्त का मतलब होता है, मूर्त का मतलब है जो सामने है ना। मान लीजिए बुक्स की बात कर लेते हैं, तो बुक्स में एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन निकालना है। लेकिन अमूर्त में क्या होता है, इमेजिनेशन पे आधारित होता है, सब कुछ जो है हवा में सोच करके इस तरीके से कार्य करना होता है, तो अमूर्त सोच का हो गया। नए परिवेश को स्वयं को समायोजित कर लेता हो किसी भी नए परिवेश में, तो ये सभी आंसर्स हैं, सही हैं, लेकिन जो है ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, आई गेस ये सभी लोगों को आंसर पता होगा। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है आईक्यू निकालने का, अगर आईक्यू का फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको ये आईक्यू नहीं निकलेगा, इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एक बच्चे की मानसिक आयु जिसे कहते हैं मेंटल एज 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु जिसे कहते हैं क्रॉनिकल एज 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, मतलब बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू क्या होगा। तो देखिए, आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अगर किसी बच्चे की आईक्यू निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मेंटल एज जो है 12 दिया गया है और क्रॉनिकल एज 10 दिया गया है, और अगर हम बात करें तो ये है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 120। आंसर है 120। देखिए, तो बुद्धि लब्धि उस बच्चे की आईक्यू है 120। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी बच्चे की आईक्यू 120 हो या किसी बच्चे की आईक्यू 110 हो, तो वो समान किस तरीके के आईक्यू वाला बच्चा है। तो इसको एक लिस्ट है, वो आपको याद करना होगा। तो देखिए, अगर हम सामान्य सी बात करें जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर जो है आपको
इस तरीके से याद कर लीजिए कि 75 से नीचे, अगर 75 से नीचे कोई भी शब्द दिया हो तो एक तरीके से समझ लीजिए वो बच्चा जो है मंद बुद्धि वाला होगा, डल इंटेलिजेंस का होगा, ठीक है, 75 से नीचे। और 80 से 90 की अगर बात करें, रेटिंग की बात करें, तो ऐसा बच्चा जो है मतलब 80 से 90 जो है ये मंद बुद्धि तक का समझ लीजिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है आईक्यू के संबंध में, 90 से 110 के बीच में कौन होता है, तो ये होता है एवरेज बुद्धि वाला बच्चा, जो सामान्य होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 120 की बात करें, 120 प्लस वाला बुद्धि का बच्चा, ये कौन सा होता है, जैसा कि इसका निकला है, तो ये होगा प्रतिभाशाली। ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चा होता है जिसे कहते हैं जीनियस। और अगर हम 140 की बात करें तो वेरी जो है सबसे मतलब अति सर्वश्रेष्ठ टाइप का समझ लीजिए, तो ये होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक आंसर देखें तो ये है प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। अब देखिए, अगर हम बच्चे की बुद्धि और विकास के संबंध में हम अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बुद्धि कौन सी है, तो यहाँ का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी, विकासीय विधि इसे कहा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको याद कर लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है साल में जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो पहली बात तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया था, तो इसने जो दिया था वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। अगर हम हिंदी में बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत इसने दिया था, ठीक है। इसके तहत जो है इन्होंने बताया था, अब ये बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या होता है, तो बुद्धि को इन्होंने एकाकी ना कह करके इन्होंने बहुकारकीय फैक्टर माना था। मतलब एक बुद्धि नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी बुद्धियां हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि सामान्य बुद्धि तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी बुद्धियां हैं। तो बहुकाकी इन्होंने एक बहुकारकीय बुद्धि के रूप में, तो इन्होंने जो है सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था, फिर 8 प्रकारवा जो गया 2000 में, सन 2000 में, और आज के समय में बात करी जाए तो 9 प्रकार की बुद्धि है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि आज के समय में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया गया, तो वो है 9 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया गया। वो 9 नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, जिसके तहत जो है बुद्धि को एकाकी ना हो करके ये बहुकारकीय फैक्टर माना है इन्होंने, ठीक है, मैंने बता दिया। तो अब वो बहुकारकीय फैक्टर क्या माना है, तो किसी व्यक्ति के पास भाषाई क्षमता होती है। आपने देखा होगा लेखक जो शेर व शायरी या कविता लिखने वाले, इनकी बुद्धि को भी इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। तो ये एक तो हो गया, भाषाई पकड़ इनकी अच्छी होती है। एक होता है तार्किक जो है व्यक्ति वाला होता है, या फिर हम कह दीजिए कि गणित में अच्छा होगा, है ना, इसको एक अलग इन्होंने जो है माना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ को माना है जिसे कहते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो कसरत, जिम और वगैरह ये सब जो है रनिंग स्ट्रेंथ के काम में आते हैं, क्रिकेट खेलना, है ना, या फिर किसी भी मसल्स जो है जिसमें शरीर का जो है रोल ज़्यादा हो जाता है, तो उस तरीके का है। एक है स्थानिक जो है जिसे कहते हैं स्थानिक इंटेलिजेंस। अब स्थानिक इंटेलिजेंस का मतलब जो खाली स्थान को अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज करता है। स्थानिक में जो खाली स्थान को अच्छे जो है आर्किटेक्ट होते हैं। आर्किटेक्ट आपके घर, आपके खाली प्लॉट को एक अच्छे से डिज़ाइन बना करके आपको घर दे देते हैं, है ना, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। या फिर खाली स्थान एक कोरा पेपर है और उसमें आर्टिस्ट जो है एक नया डिज़ाइन सिलेक्ट करता है और कुछ नई आर्ट डेवलप कर देता है, तो ये समझ लीजिए। तो स्थानिक हो गया। एक व्यक्ति है जो म्यूजिक में अच्छा है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में बेस्ट होता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है नेचर में अच्छा है, तो प्राकृतिक जो है या प्रकृतिवादी हो गया, तो नेचर के प्रति जो है इसका जो है रवैया है। और एक है अस्तित्ववादी, ठीक है। 7 कवर हो गए यहाँ पे और लिख लिया आपने, चलिए। और एक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। इस प्रकार हो गए टोटल 9। यहाँ पे पूछ रहा है एक को छोड़कर, तो ये है सृजनात्मकता छोड़ के अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होते हैं, ये सभी आगे जाकर के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू है 90 से 110 के बीच में, तो ये क्या होगी? तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 80 के नीचे है तो आप समझ लीजिए कि वो मंद बुद्धि वाला बच्चा है, ठीक है। अगर 90 से 110 के बीच में आ रहा है तो ये सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है। अगर जो है और उत्कृष्ट बुद्धि, अगर हम इसी की बात कर रहे हैं तो उत्कृष्ट बुद्धि वाला है तो ये है 110 के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम रख लेते हैं वेरी सुपीरियर में, तो इसको ऐसा करिए 110 से 119 के बीच में इसको रख लीजिए। वेरी सुपीरियर में जो है 119 प्लस कर लीजिए, ठीक है। और प्रतिभाशाली बच्चे में इसको कर लीजिए 130 के अप्रॉक्स, ठीक है। 1 से 130 इसको कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संक्षिप्त रूप तो जो है ये दिया गया है, इसका व्याख्या करता है किस तरीके से। तो पीएसआर, अगर ये क्वेश्चन देखिए सीटेट में पूछा गया है, इसका जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन जो है 9 प्रकार की बुद्धियां, तो 9 के नाम याद होने चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए 7 मैंने आपको स्थान के संबंध में बताया था, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, भाषाई बुद्धि, लेकिन भावनात्मक यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भावनात्मक कोई इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो बुद्धि के संबंध में देखिए, समायोजन करने की क्षमता का नाम ही बुद्धि है, या सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, या संक्षिप्त जो है तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों की बात हो रही है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व परिचालक अवस्था, और ये सुदृढ़ जो है परिचालक और औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है। तो यहाँ पे जो 4 के आंसर है वो है पियाजे। हमने कई बार पढ़ा है कि बौद्धिक विकास के संबंध में जो है पियाजे ने जो है 4 चरणों को डिफाइन किया था, कि है ना, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है इन्हीं 4 चरणों में होता है, और कोई भी क्रम जो है एक दूसरे से जो है कोलैप्स नहीं करेंगे, मतलब एक क्रम दूसरे क्रम के बाद ही आएगा। एक टाइम एज होता है उसका, कि इसमें जो है बच्चा किन गुणों को प्रदर्शित करेगा किस एज में, ये सभी चीज़ों को इन्होंने डिफाइन किया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी आप अगर पियाजे के संबंध में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आप मेरा जो है पियाजे का थ्योरी वीडियो और पियाजे का पूरा जो है क्वेश्चनिंग वाला वीडियो आप देख लीजिए। कभी पियाजे के संबंध में कोई क्वेश्चंस नहीं गलत होगा, कोई थ्योरी नहीं गलत होगी, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सामान्य बुद्धि शब्द लिखा हो और जो है विशिष्ट बुद्धि शब्द लिखा हो, सामान्य बुद्धि को जनरल जो है इंटेलिजेंस कहेंगे और विशिष्ट को कहेंगे एस, जो ही यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक जो है इंटेलिजेंस नाम देंगे। तो अगर इस तरीके के समर्थन की बात कर रहा है तो इसे कहेंगे स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। इसे क्या कहेंगे? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश और अंकित की जो है समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु, मतलब यहाँ पे मेंटल एज पूछा जा रहा है। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आईक्यू के संबंध में कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 ये बताया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेंटल एज की बात करें तो देखिए आईक्यू है, इन दोनों का आईक्यू 120 है, जो कि समान है, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली है, ठीक है। अगर हम मेंटल एज की बात करें तो ये मेंटल एज हमें पूछ रहा है, और क्रॉनिकल एज जिसे कहते हैं वास्तविक आयु। अंकित की आयु जो है 12 वर्ष है, और जो है रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो ये 10 वर्ष की होगी। तो एक तरीके से ये 10 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 में से, तो ये हो गया। तो एक तरीके से इसका आंसर है 12 वर्ष, ठीक है। इसका आंसर है 12 वर्ष। तो ये मेंटल एज जो है इसकी 12 वर्ष होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत समय नहीं लगता है पेपरों को सॉल्व करने में, बस बातें सुनते जाइए और जो है क्वेश्चंस को नज़र रखिए, और कुछ बातें जो आपको नहीं पता है उसको नोट कर लीजिए एक अपने नोट्स में, बस हो गया, ठीक है।
बुद्धि लब्धि मापन जो है कि जन्मदाता कौन है, तो आईक्यू के संबंध में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि का जो है मापन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो ये आंसर आपको देना होगा। तो देखिए इसका आंसर है टर्मन, ध्यान रखिएगा इसका आंसर है टर्मन, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब ये बुद्धि ये मापन होता क्या है, तो ये बुद्धि मापने के लिए, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बुद्धि मापन का पहला टेस्ट जो है किसने किया था, तो वो किया था बिने ने, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा पहला टेस्ट, तो ये टेस्ट हुआ था 1905 में। अब पहला टेस्ट जब हुआ तो फिर इसके बाद इसी टेस्ट को संशोधन करके टर्मन भाई साहब ने आईक्यू का कंसेप्ट का जन्म दिया था, आईक्यू के कंसेप्ट का जन्म दिया था। तो इसमें संशोधन कब हुआ था, ये 1916 में हुआ था। तो रियल जो है एक तरीके से आईक्यू मापन के जन्मदाता इसे माना जाता है, लेकिन अगर पहला इसके संबंध में कहा जाए तो वो हुआ था बिनेट ने। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप अक्सर क्वेश्चन ये भूल जाएंगे। अच्छा, एक सामान्य सा क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है, अगर आपसे पूछ ले सीटेट में, ठीक है, याद रखिएगा सीटेट में पूछ ले, क्योंकि स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीटेट में अगर पूछ ले कि बुद्धि लब्धि के मापन में जो है कितने क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, टर्मन ने जो है अपने टेस्ट के दौरान या बिने ने कितने टेस्ट के दौरान जो है क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें क्वेश्चन थे 54 क्वेश्चन थे, ठीक है, कितने थे 54, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, तो देखिए बुद्धि एक अभिसारी सोच से सोचने की योग्यता है। यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, 13वें का आंसर देखना है। तो ये अभिसारी सोच से सोचने की योग्यता है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ये अपसारी सोच का होता है ना। अपसारी सोच और अभिसारी सोच जो है ये दो टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिनका यूज़ जो है पूरे सीटेट में हर पार्ट में होता है, तो इसलिए इन दोनों को याद रखना। मैंने कई बार जो है पेपर के माध्यम से ये क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो जैसा बुद्धि स्थायी नहीं अस्थायी परिवर्तन माना जाता है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां, जैसे इसमें ये भी है, तो इसका सही है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। बुद्धि के बहुकारक जो है सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो देखिए बुद्धि के मल्टीपल जो है फैक्टर थ्योरी के जो प्रतिपादक किसे कहा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है थॉर्नडाइक, याद रखिएगा थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने का नियम दिया था, सीखने का नियम दिया था। और अगर हम बुद्धि के संबंध में बात करें थॉर्नडाइक का, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी इन्होंने दी थी। अब इन्होंने क्या है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार से डिफाइन किया। एक तो सामान्य रूप से डिफाइन किया, नोट कर लीजिए, मैं फिर से कहूँगा। एक दूसरा है मूर्त जो है रूप में डिफाइन किया, और एक तीसरा है अमूर्त, ठीक है। तो ये 3 तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। अब अमूर्त क्या होता है, जो दार्शनिक होते हैं, कविताएं लिखते हैं, पेंटर होते हैं, है ना, मैथ्स की गणनाओं में जो है अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है, इस तरीके से। अमूर्त क्या होता है, जो व्यवहारिक बुद्धि होती है। तो क्या याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, इन तीनों में से जो है व्यवहारिक बुद्धि किसमें होती है, तो इसको कहते हैं मूर्त को, व्यावहारिक बुद्धि, जिसे कहेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा प्रैक्टिकल। नोट करते जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो ये बहुकारक सिद्धांत 3 प्रकार से है, सामान्य, मूर्त, अमूर्त, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी शब्दों को तो आप बहुत बार जो है सुन चुके होंगे, बहुत बार जान चुके होंगे। ये मूर्त क्या होता है, मूर्त इंटेलिजेंस क्या होता है, मूर्त इंटेलिजेंस क्या होता है, सामान्य इंटेलिजेंस, जो रोज़मर्रा में हम जो है जीवन में जीते हुए अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो सामान्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है, तो देखिए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, अगर ये शब्द जानते हैं तो इसका आंसर लगा लेंगे। तो बुद्धि, सृजनात्मकता, या दोनों के संबंध में, तो यहाँ जो आंसर है वो तीनों ही गलत हैं। आंसर है यहाँ पे डी, अभिसारी चिंतन का मतलब ही होता है, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आपसे एक प्रॉब्लम, आपसे कोई मान लीजिए प्रश्न पूछा गया और आप उस प्रश्न का उत्तर केवल जो उत्तर है वही देते एग्जैक्ट, उसका कोई और इधर उधर नहीं करते। जैसे ये 15वां क्वेश्चन है। अब ये 15वां क्वेश्चन जो है अगर आपसे पूछा जाए कि अपसारी चिंतन का उदाहरण है कि अभिसारी चिंतन का उदाहरण है, तो इसका आंसर है अभिसारी चिंतन का उदाहरण है।
क्योंकि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन डी, इसको बदल नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहता कि अभिसारी चिंतन की परिभाषा बताएं, तो आप में से हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण गढ़ता है ना। तो वो जो उदाहरण होता, वो जो उदाहरण बताता, वो जो परिभाषा बताता, वो अपसारी चिंतन का उदाहरण होता। उसकी भाषा शैली अलग हो जाती, हर चीज़। तो यहाँ ध्यान रखिए, अभिसारी चिंतन मतलब प्रश्न का एक उत्तर एक बच्चा देता है, और अपसारी चिंतन होता है जिसमें प्रश्न के कई उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, गिलफोर्ड ने जो है 5 प्रकार की बुद्धि योग्यता के समूह बताए हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो क्या है वो 5 प्रकार? एक तो संज्ञान है, एक है अभिसारी चिंतन, एक है अपसारी चिंतन, एक है स्मृति, ठीक है, और एक है मूल्यांकन। इसका जो है इन्होंने यूज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलेक्सिया जो है, एलेक्सिया है ना, तो ये क्या है? तो इसको जो है पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन यहां पे डिसलेक्सिया है, माफ कीजिएगा, डिसलेक्सिया जिसे कहते हैं। तो डिसलेक्सिया जो होती है, ओहो एल कर दिया, डिसलेक्सिया जो होती है वो, डिसलेक्सिया जो है उसे कहते हैं पठन विकार है ये एक तरीके से, और डिसग्राफिया जो होती है वो लिखने का विकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीचर अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश डैश से प्रभावित है। तो एक टीचर जो है अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों का यूज करते हुए जो है पढ़ाती है, तो ये उसके बहुबुद्धि सिद्धांत का उदाहरण है। इसका मतलब है कि वो उसके जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब जो है एक विलक्षण योग्यता ना मान करके बहुकारकीय योग्यता है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस 9 प्रकार से, भाषाई, तार्किक, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए बच्चे को जो है पढ़ाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक जो है प्राकृतिक बुद्धि होती है जिसे कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी है। बाकी सभी आंसर्स भी हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि जो है औसत होती है, जैसे हम लोगों की एक नॉर्मल बुद्धि के औसतन बुद्धि होती है। औसत बुद्धि कहने का मतलब है 90 से 110 के बीच में उसकी IQ होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, कहने का मतलब है कि उसका IQ लेवल 120 के अप्रॉक्स या 120 प्लस होगा। अब बहुत कम बुद्धि होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं। तो ये मंद बुद्धि वाले अगर हम बच्चों की बात करें तो वो 80 के IQ 80 के अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो ये कथन जो है प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बुद्धि और जाति भिन्न भिन्नताओं पर आधारित है या बुद्धि के वितरण पर आधारित है, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, ये बुद्धि के वितरण पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो ये देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता में जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? तो बुद्धि जो है एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाती है, तो बिल्कुल ये सही है, ये क्वेश्चन का आंसर इसका मतलब है। और ये सामंजस्य स्थापित करने में सहायता होती है, चाहे वो सामाजिक सामंजस्य हो, चाहे इमोशनल सामंजस्य हो, हर रूप में है ना सामंजस्य बिठाने में जो है सहायता मदद करती है। बुद्धि ना हो तो जो है आप जो है एक जानवर की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, सही और गलत में पहचान करना सिखाती है, व्यवहार में के गुणवत्ता से आकी जाती है, और ये एक स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो ये स्थायी नहीं है, ये एक अस्थायी और परिवर्तनशील विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे व्यक्तिगत
व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, बुद्धि परीक्षण है, सृजनात्मक और अभिवृद्धि के लिए। तो आंसर है 22 का जो है बुद्धि परीक्षण। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे बुद्धि परीक्षण के रूप में जाना जाता है। और भाटिया जो है, ये इनका पूरा नाम था चंद्रमोहन भाटिया। अगर बुद्धि की बात करें तो ये है व्यक्तिगत जो है बुद्धि परीक्षण। इसको इस तरीके से लिख लीजिए। तो व्यक्तिगत जो है बुद्धि परीक्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नंबर 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस सभी को पता है, किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। 9 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया गया है इसके अंतर्गत। आपने वो 9 प्रकार की बुद्धि जरूर लिख लीजिए। अब आप पढ़ते हैं इसमें कि क्या आलोचना है। तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान है। यह बहुबुद्धि जो है शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करती है। तो बिल्कुल ये मदद करती हैं। ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, बिल्कुल सही है। ये अनुभविक जो है साक्ष्यों को जो है बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। 23वें का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के सम्मिलित जो है मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वो क्या होता है? वो स्पीयरमैन का जी कारक होता है। या स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रि जो है तंत्र सिद्धांत होता है। बुद्धि का सार्वेंट जो है सिद्धांत है। या थर्स्टन का जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। तो 24वें का जो आंसर है वो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। त्रितंत्र सिद्धांत का मतलब है कि इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आएंगी, जिसके कहते हैं विशेषात्मक जो है बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि, माफ़ कीजिएगा, विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसमें समस्या को जो है कई भागों में बांट करके उस समस्या का समाधान किया जाता है। सृजनात्मकता जो है मानसिक कौशल की क्षमताओं को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, जैसे अपसारी चिंतन करना, यही है सृजनात्मकता का उदाहरण। तो व्यवहारिक बुद्धि तो व्यवहारिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। मानव बुद्धि और विकास की समझ जो है शिक्षक को डैश डैश योग बनाती है। तो निष्पक्ष रूप से जो है अपने शिक्षण अभ्यास में योग बनाती है। तो शिक्षण के समय जो है शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बना दे रखने में मदद करती है। या फिर विशिष्ट जो है शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता की योग्य बनाती है। तो देखिए आंसर यहाँ पे मिल गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, या विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या फिर यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, या फिर यह बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, यह बच्चों की जो है चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टर्नबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। इसके तहत जो है कौन सा नहीं है अतिरिक्त बुद्धि के बात पूछ रहा है। तो 27वें का जो आंसर है वो है सामाजिक। इसके अतिरिक्त बाकी विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक, ये 3 तंत्र के जो है नाम दिए थे। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि, जिसे कहेंगे फ्लूइड जो है इंटेलिजेंस, को क्या होता है। तो देखिए कैटल ने जो सिद्धांत दिया था, हमको याद रखना है कि कैटल ने जो सिद्धांत दिया था तरल मोजेक जो है मॉडल दिया था। इसको नाम याद रखिएगा, तरल मोजेक मॉडल जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तो तरल सिद्धांत हो गया जिसे कहेंगे लिक्विड, और एक हो गया क्रिस्टल। ठीक है, या फिर ये नाम आ जाएगा क्रिस्टलीय, ये। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कैटल ने जो है तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत दिया था, एक जो है जिसके तहत 2 बातें थी, जिसमें तरल और क्रिस्टलीय जो है इस चीज़ का। तो यहाँ पे जो है जैसे जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे हमारा जो इंटेलिजेंस पावर होगा वो गिरावट आएगी। तो सामान्य सी जानकारी है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, तरल क्या होता है? तरल सिद्धांत जो होता है ये होता है जैसे नई समस्याओं को हल करना, लचीले ढंग से सोचना। तो अब देखिए, आप खुद ही सोचिए कि नई समस्याओं को हल करने, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम नई समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, हम उतने लचीले ढंग से सोच नहीं पाते। तो यही तरल सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। हो सकता है कि सीटेट में ये पूछा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ बात है उसमें कैटल का सिद्धांत कौन सा है ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है शब्द अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये आंसर है आर्मी बीटा परीक्षण से। 29 का बी है। अगर पूछ लिया जाए कि शाब्दिक परीक्षण किससे संबंधित है, तो शाब्दिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण से, लेकिन अशाब्दिक पर सामूहिक परीक्षण वो है आर्मी बीटा परीक्षण। ये यूपी टेट में क्वेश्चन बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। स्टेट जो है टेट में पूछा जाता है, सीटेट में ये क्वेश्चंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयार करके चलना है कि इंटेलिजेंस के संबंध में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? मैंने अभी आपको कराया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल है ये कैटल ने दिया था। आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्विखंड जो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ जो है इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो द्विखंड जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? बहुत पूछा जाता है सीटेट में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है सीटेट में पूछा जाने वाला, टेट में पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है। यूपी टेट में तो बहुत पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। द्वि जो है टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन ने दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने एक जो है जनरल फैक्टर इसको डिफाइन किया था और एक स्पेसिफिक फैक्टर, तो सामान्य फैक्टर कह लीजिए और एक विशिष्ट फैक्टर जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर इंग्लिश में। तो जी और एस जो है, कई बार क्वेश्चन आपसे आएगा कि सामान्य और विशिष्ट फैक्टर जो है थ्योरी का सिद्धांत जो है किसने दिया था? टू फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया था तो स्पीयरमैन ने दिया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो फिर आपका जो है उसके लिए जो है आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको तैयार करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है या संबंधित नहीं है? तो देखिए, पहली बात तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये हम सभी को बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। इसके तहत इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। मैंने एक एक बुद्धि को जो है बताया था कि कौन कौन सी 9 है। जैसे भाषाई हो गई, संगीत जिसकी पकड़ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ में होती है, मैथमेटिकल गणना में होती है ना, जो खुद को जानता है, अंतर्वैयक्तिक जो है बुद्धि। अंतरावैयक्तिक जो होता है, अंतरावैयक्तिक जो व्यक्ति खुद को जानता है, जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सब जो विचारक होते हैं इस तरीके के। और जो दूसरों के जो है दुख दर्द भावनाओं पीड़ाओं को समझता है, दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करता है, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, जिसमें जैसे कि है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधित नहीं है। 32 का जो है देखते हैं, इसका कोई जो है अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये शोध आधारित नहीं है, या फिर विभिन्न विधियाँ जो है भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही, अब देखिए सामान्य सा क्वेश्चन है, बेशक जो है आप लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ पाते हो, लेकिन जो है ऑप्शंस पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करिए कि 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में कौन जो है ऑप्शंस अलग हैं बिल्कुल समझ। तो यहाँ देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिसका IQ पावर जो है अच्छा होगा, 120 प्लस होगा, और वो प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता जो है प्रदर्शन करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो विभिन्न क्षेत्रों में भी जो है अपनी प्रतिभा जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे जो है संबंधित नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध में। ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति संगीत में भी अच्छा हो और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी अच्छा हो, एक व्यक्ति संगीत में अच्छा हो और हो सकता है वो राइटर भी अच्छा हो, राइटिंग भी मतलब कविताएं भी लिखता हो। तो ये चीज़ें हो सकती है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आंसर को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चंस को, ताकि जो है आप कंफ्यूज होकर के कुछ गलत लगा दे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास किया करिए क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत था, हम सभी को जो है पता होना चाहिए कि ये था थॉमसन।
ऑप्शन यहाँ पे प्रतिदर्श का मतलब है सैंपलिंग थ्योरी, याद रखिएगा सैंपलिंग। अगर इंग्लिश में वर्ड ज़रूर कुछ चीज़ों के याद रखिएगा, तो जिसका इंग्लिश मीनिंग ज़रूरी होता है मैं उसको लिख के बता देता हूँ। तो सैंपलिंग थ्योरी इसे कहेंगे। तो प्रतिदर्श सिद्धांत जो है थॉमसन ने दिया था, ठीक है। और स्पीयरमैन ने जो है द्विकारक जो है खंड का सिद्धांत दिया, स्पेसिफिक और सामान्य जो है फैक्टर जिसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने जो है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अगर आपको पता है कि प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको कराया कि थॉमसन ने किया था। और ये सिद्धांत किस लिए आया था? इन्होंने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में जो है ये चीज़ जो है सिद्धांत जो है दिया था। तो याद रखना ये क्वेश्चन यूनिक है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके जो है विरोध में जो है अपना सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो थॉमसन ने जो है प्रतिदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के। स्पीयरमैन का द्विकारक मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा के जो है कारक जी हैं। तो देखिए स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसमें जी फैक्टर को क्या बोला जाएगा, तो जो है सामान्य सी बात है कि जी फैक्टर को सामान्य बुद्धि कहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे, है ना। और दूसरा नाम है स्पेसिफिक बुद्धि जिसे कहेंगे विशिष्ट बुद्धि। तो यहाँ पे वैश्विक और उत्पादन, यहाँ पे कोई भी जो है आंसर नहीं सी है, आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एयरफोर्स पायलट जो होते हैं बनने के लिए या फिर निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो 9 बुद्धियों में से जो 9 प्रकार बताए गए थे बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि गार्डनर ने दिया था, इसमें कौन सी है? तो देखिए अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, तो मैंने आपको बताया कि अंतरावैयक्तिक जो खुद को जाने, खुद को समझे, और अंतःवैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक होता है जो दूसरे के दुख दर्द को समझे, पीड़ा को समझे, भावनात्मक रूप से समझे चीज़ों को, है ना। तो ये होता है भाषिक में जो है भाषा को जो है जिसकी पकड़ होती है, लेखक राइटर उस टाइप के हो गए। यहाँ पे आंसर है गतिक। अगर गतिक नहीं आएगा तो दूसरा आंसर हो सकता है कि शारीरिक हो, फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, गतिक ही नहीं है। देखिए ऑप्शंस कुछ बदल सकते हैं, इनकी भाषा बदली जा सकती है। तो एक पायलट को गति के बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए, उसको तेज़ चीज़ें जो है, जैसे पायलट के लिए एक टेस्ट होता है, एक जो है राउंड सर्कल में इस तरीके से एक बैठाल करके उसको इतनी तेज़ घुमाते हैं ताकि जो है ग्रेविटी उसको फील कराई जाए। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ से जब तक अच्छी नहीं होगी तो वो चीज़ पायलट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। बहुत सामान्य सा है, रीजनिंग क्वेश्चन है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कथन किसका है कि बुद्धि जो है बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा जो है मापना सरल है? तो देखिए ये कथन जो है जेमसन ने कहा था, याद रखिएगा ये कथन जेमसन का है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा जो है अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत, अब यहाँ पे देखिए मधुर संगीत बजाते हुए देखा, ठीक है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में जो है डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो मतलब वो अगर म्यूजिक में अच्छा है, बेस्ट है, तो इसका मतलब है कि उसके संगीत में जो है इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। तो ये गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। स्थानिक अगर होता है यहाँ पे तो स्थानिक होता कि खाली स्थान को समझने की उसकी बहुत ही अच्छी जो है क्षमता होती, खाली स्थान जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, है ना। तो ये चीज़ शारीरिक में आपको मैंने अभी बताया कि एक पायलट का संबंध है, या फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई गेम खेलता है, दौड़ है ना, क्रिकेटर्स हो गए इनकी सारी, या जिम वाले, या फिर फाइटर्स हो गए, है ना, बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाले हो, इस तरीके से शारीरिक गतिबोधक होते हैं, वो इंटेलिजेंस उस पर काम करती है। संगीत में संगीत होती है, भाषाई में जो है लेखक एकक इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सामान्य सा है, बस आप अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझिए मैंने पूरा सब कुछ जो है यहाँ पे दे दिया है। बुद्धि के संबंध में कोई क्वेश्चंस बचना नहीं चाहिए। मैं ये मेरा शुरुआत से टारगेट रहता है कि मैं जो भी वीडियो आपको दूं, जो भी आपको क्लास में जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें सब कुछ कवर हो जाए। तो अगर एक वीडियो भी आप देखते हैं तो बुद्धि के संबंध में आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस की मांग है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सही करना है, ठीक है। समय आपके पास अब कम भी है, कहा जाए तो, देखा जाए तो 1 महीना ही थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। तो अब आप तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स ज़रूर लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे जो है, अब बच्चे हैं, आगे का जो है लिंक हमें जोड़ना है। तो बच्चे एक जिज्ञासु प्राणी होती है, हर चीज़ उनकी जानने की इच्छा होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, पापा ये क्या है,
पापा इससे क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों आए थे, इस तरीके से आपने अक्सर जो है सुना होगा बच्चों से। तो एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो उनके पास दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका ही प्रयोग करते हैं, उसी में अपना तर्क ढूंढते हैं, उसी में अपनी क्षमता का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बुद्धि के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, बुद्धि मूलभूत रूप से जो है स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरण के तौर पर प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि ये सब। या बुद्धि जो है विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। या बुद्धि जो है बहुआयामी फैक्टर है एक तरीके से, है ना, इसमें कई पहलू इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बुद्धि कोई एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें बुद्धि से जो है शारीरिक गतिविधियाँ होती है, बुद्धि से भावनात्मक गतिविधियाँ होती हैं, बुद्धि से ही आप सामाजिक गतिविधियाँ भी करते हैं, है ना, बुद्धि से ही आप संगीत में भी है अच्छे हो सकते हैं। और बुद्धि अगर नहीं है उस काम में, रीजनिंग उस तरीके की नहीं है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बुद्धि जो है इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि बुद्धि एक बहुआयामी फैक्टर है जिसमें कई चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, सामान्य और विशिष्ट कारक जिसे कहते हैं, हमने अभी आपको बताया जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये स्पीयरमैन ने किया था। 41 का यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकाधिक बुद्धिमानी का जो है सिद्धांत कहता है कि, अब एकाधिक बुद्धि का क्या सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि जो है एकाधिक का मतलब है एक से अधिक। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल सही है। अब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये क्या कौन सी है, तो गार्डनर का आप सिद्धांत ले लीजिए। तो गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया है और वही है। तो चीज़ें यहाँ पे आंसर बिल्कुल सामान्य सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि या कह लीजिए आईक्यू की अवधारणा जो है दी गई थी, तो ये किसने दी थी, यहाँ पे 43 का आंसर है स्टर्न ने दिया। इसके ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43, इसको बिल्कुल याद होना चाहिए, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं क्या है, वो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता उसमें है। तो मैंने आपको बताया था कि गार्डनर के 9 प्रकार में से एक प्रकार ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो प्रगतिवादी में तो जो है नेचर के बारे में उसकी होगी, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक में से जो है कोई आंसर हो सकता है। तो देखिए, अंतःवैयक्तिक में जो है व्यक्ति जो है दूसरों की मनोदशा को समझने का जो है उसके मतलब क्षमता होती है, और अंतरावैयक्तिक में जो होता है उसमें जो है व्यक्ति जो है खुद को समझने की क्षमता होती है, उसमें खुद के प्रति जो है उसके अलग भाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। अब यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत जो है गणितीय बुद्धि का जो है डिफाइन किया था। अब गणितीय बुद्धि के अंतर्गत क्या हो सकता है, ध्वनि ताल इसके प्रति संवेदनशील होगा, या फिर दृश्य और स्थानीय का परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने का होगा, या संगीत के प्रति होगा, या फिर जो है पैटर्न को खोजने, तर्क करने, लंबी श्रृंखलाओं को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सीडीपी में जो है सीटेट में कथन के संबंध में एक क्वेश्चन कभी कभी जो है मोस्टली जो है दे दिया जाता है। तो कथन के संबंध में अगर आपको क्वेश्चन मिले कहीं से भी, तो उसको एक जो है पेज पे ज़रूर नोट कर लिया करिए। और एग्ज़ाम से पहले आप बस केवल एक आप ग्लिम्स कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, नज़र जो है फिरा लीजिए, तो आपको जो है क्वेश्चंस जो है आप सही कर देंगे। तो बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अल्फ्रेड विने। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड विने ने, है ना, जिन्होंने जो है बुद्धि का जो है वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किया था। अल्फ्रेड विने ने बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किया था। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सफल जो है इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है। तो मैंने बताया था इंटीरियर डिजाइनर की बात करें, जो खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है। भाई, घर पूरा आपका कमरा खाली पड़ा हुआ है और आप एक इंटीरियर डिजाइनर को लेके आते हैं,
है ना, वो आपके घर के खाली स्थान को देखता है, फिर जो है वो समझता है कि यहाँ पे एक अलमीरा होनी चाहिए, इस कॉर्नर पे आप ये स्थान रखिए, इस कॉर्नर पे यहाँ पे बेड रखिए, इसके साइड में जो है 2 टेबलें रखिए और लाइट जो है यहाँ पे होनी चाहिए, इस तरीके की जो है यहाँ पे यूनिक स्टाइल होना चाहिए। तो ये जो होती है एक तो पहली बात तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आई। अगर हम बात करें कि इसमें जो है 4 ऑप्शंस जो हैं स्थानिक बुद्धि नहीं दी गई, तो इसका मतलब है तो ये स्थानिक बुद्धि, इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है ये अमूर्त सोच पर आधारित होती है। ठीक है, जो आपकी जो है अमूर्त सोच पर आधारित है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है सारे बुद्धि से संबंध में ज़्यादातर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।